देखो हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 9th मैथ का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं अगला, जिसका नाम है ट्रायंगल। ठीक है, हाँ 7वां चैप्टर है, 7th नंबर चैप्टर है, यह मैथ का है। देखो जब हम लोग मैथ पढ़ लेंगे ना तो इसके बाद हम लोग सिविक्स भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, सिविक्स पढ़ ले रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, इसके बाद हमारा जस्ट क्या स्टार्ट होगा, केमिस्ट्री का हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा मैथ पढ़ने के बाद, क्योंकि 2 ही एक्सरसाइज है। हम लोग 2 दिन में, आज और कल में ये खत्म हो जाएगा मैथ, ये वाला चैप्टर खत्म होगा। हमारा स्टार्ट होगा नेक्स्ट केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में हमारे क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये हम लोग को चैप्टर पढ़ना है। तो इसको थोड़ा तेज़ी से खत्म करते हैं, क्योंकि हमारा हाफ ईयरली एग्जाम भी आने वाला है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें तैयारी करना होगा। तो अब तुम लोग भी अपना कमर कस लो, थोड़ा सा तैयारी अच्छे से करो। जो पढ़ रहे हो उसको पढ़ो, लेकिन जो रिवीजन, जो प्रीवियस तुमने जो पढ़ाई किया है उसको रिवीजन करो। उसको क्या करो, रिवीजन करो। उसको रिवीजन करने का ये तरीका है कि जो तुमने नोट्स जो तुमको बनवाया गया है, उस नोट्स को लेके एक टाइम सेट कर लो कि हमें 5 या 10 मिनट या 15 मिनट हमारा क्या करना है, रिवीजन पर भी फोकस करना है। तभी जाके हमारा 9th में अच्छा मार्क्स आएगा बोर्ड, मतलब जो हमारा एनुअल एग्जाम है, हाफ ईयर एग्जाम है। नहीं तो और कोई चांस नहीं है, देयर इज अ नो शॉर्टकट, यहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं है। चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है ट्रायंगल, यानी त्रिभुज। हम देखो इंग्लिश में क्या बोलते हैं ट्रायंगल, हिंदी में क्या बोलते हैं त्रिभुज। चाहे हिंदी की बात करें त्रिभुज की या इंग्लिश में बात करें ट्रायंगल की, दोनों में तुम्हें लिखेंगे ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ। किस शब्दों से? 2। देखो हिंदी में बात करें ट्राई और एंगल, ट्राई मतलब 3 और एंगल मतलब उसके कोण, एंगल मतलब कोण। हिंदी में क्या बोलेंगे त्रिभुज, यानी 3 मतलब 3 और भुज मतलब भुजा, यानी 3 भुजा वाली आकृति क्या बोलते हैं हम लोग, त्रिभुज बोलेंगे। इसका परिभाषा इसके नाम से बन के आ जाएगा। त्रिभुज किसे कहते हैं, तो 3 भुजाओं की बंद आकृति को क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। कोई 3 भुजा है और तीनों भुजा मिलकर क्या हो जाए, बंद आकृति बनाने से क्या बोलेंगे हम लोग, त्रिभुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, त्रिभुज बोलेंगे। किसी कोई दिक्कत, परिभाषा हम लोग को याद नहीं करना है, बस समझना है। 3 भुजाओं की बंद आकृति क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। अब आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज में कुल 6 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, कुल 6 अंग होते हैं। ध्यान समझना, एक त्रिभुज में कितने अंग होते हैं, 6 अंग होते हैं। कैसे, तो देखो यह एक भुजा हो गया, तो भुजा कितनी होती है, 3 भुजा होगा, 3 कोण हो गए। 3 भुजा और क्या कितने हो गए, 3 कोण। तो एक त्रिभुज में कितने अंग होते हैं, 6 अंग होते हैं। अब त्रिभुज के अलग अलग अंगों का नाम पढ़ते हैं। देखो इनको हम बोलते हैं भुजा, कितना क्या बोलते हैं, भुजा। तो यह कहलाएगा भुजा AB, यानी इंग्लिश क्या बोलेंगे, आर्म या साइड, आर्म या साइड। इसका साइड AB या आर्म AB, BC एंड AC। ठीक है, बात समझ रहा है। तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, साइड कहलाएगा, हिंदी में क्या कहलाएगा, भुजा। ठीक है, और ये कोने क्या कहलाएंगे तुम्हारे, इंग्लिश में वर्टेक्स और हिंदी में क्या कहलाते हैं, शीर्ष। इंग्लिश में क्या कहलाते हैं, वर्टेक्स। क्या कहलाते हैं, वर्टेक्स। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, साइड या आर्म, साइड या आर्म। और ये तुम्हारे क्या कहलाते हैं, एंगल। क्या कहलाते हैं, एंगल। बात समझ आ रहा है। तो कोण या एंगल, ये देखो अब तुम लोग को समझ आएगा। तो ये शीर्ष भी तो है, तो शीर्ष 1 2 3 शीर्ष है। तो भाई ये तीनों क्या है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। वो अंग नहीं अलग से कहलाएगा, क्योंकि अलग से अंग नहीं कहलाएगा। अलग से अंग कौन कहलाएगा, भुजा कहलाएगा और कोण कहलाएगा। ये नहीं तो अलग अलग दिख रहे हैं। ये तो देखो A से लेके B तक एक साइड है, B से लेके C तक दूसरा साइड है, C से लेके A तक तीसरा साइड है। बात समझ रहा है। और बाकी सब क्या कहलाएंगे, तुम्हारे कोण कहलाएंगे। तो एक ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं, 3। कितने एंगल होते हैं, 3। और वर्टेक्स कितने होते हैं, 3। किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़े, बात समझ में आया। अब आगे देखते हैं। तो एक बात, तो ये त्रिभुज के अंग लिख दिए, यानी कि ये पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल, ये हो गया। अब आगे समझो, विशेष में एक बात याद रखोगे, यह जो ट्रायंगल का इंटरनल एंगल होता है, ये क्या कहलाएगा, इंटरनल एंगल। इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं हम किसी भी साइड से, इसे रिप्रेजेंट करते हैं एंगल स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c। यह जो तीनों एंगल होते हैं, यह इंटरनल कहलाएंगे। तो तीनों इंटरनल एंगल का सम कितना होता है, याद रखना, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। इसको तुम नोट कर लेना, आगे जाकर क्वेश्चन को सॉल्व करते समय काम देगा। तो क्या बताओगे, द सम ऑफ द इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यानी त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। बात समझ में आ गया। अब हम लोग इसी तरह क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज के प्रकार। ये सब लोग लिख चुके हो, सब लोग हो चुका है। अब आगे लोग क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज के प्रकार। बात समझ रहा है। देखो इसको पढ़ के अच्छे से समझेंगे, अच्छे से क्या करेंगे, समझेंगे। और समझ के हम लोग घर पे इस प्रश्नों को क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। और घर पे जो हम लोग कुछ पहले पढ़ाया गया उसको भी क्या करेंगे, अच्छे से याद करेंगे। त्रिभुज के प्रकार। अब समझो त्रिभुज के प्रकार।
तो त्रिभुज को हम लोग दो अलग अलग बेस पर अलग अलग प्रकार से लिखेंगे। एक पढ़ेंगे भुजा के आधार पर, क्या पढ़ेंगे? भुजा के आधार पर, आधार पर। एक क्या पढ़ेंगे? कोण के आधार पर। तो त्रिभुज को हम लोग दो अलग अलग आधार पर अलग अलग प्रकार से लिखते हैं, कोण के आधार पर। देखो भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के। बात समझ में आ रहा है? भुजा के आधार पर और कोण के तीनों प्रकार के होते हैं, ठीक है। भुजा के आधार पर क्या बोलेंगे? तो ये हो सकता है कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो सकता है दो भुजा बराबर हो सकता है कोनो भुजा बराबर न हो। बात समझ में आ रहा है? हो सकता है कि दो भुजा तीनों भुजा बराबर हो, बस दो ही भुजा बराबर हो, या तो तीनों में से कोनो बराबर न हो। तो पहला लिखते हैं इसको दो, जिसके तीनों भुजा आपस में बराबर है। इसे इंग्लिश क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल। दूसरा क्या होता है हमारा? आइसोसेलस ट्रायंगल, आइसोसेलस ट्रायंगल। तीसरा हमारा क्या होता है? स्केलन ट्रायंगल। तीसरा क्या होता है हमारा? स्केलन ट्रायंगल, जिसके तीनों में से कौनों बराबर नहीं होते हैं। एक होता है इक्विलैटरल, मतलब जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो, ठीक है। एक होता है जिसकी दो भुजा बराबर हो, यानी क्या बोलते हैं उसे? सम, हाँ। एक होता है समबाहु त्रिभुज, एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज, और क्या होता है? विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हमें हिंदी में सुनना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो पहला क्या बोलोगे? समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरा क्या बताओगे? समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलस ट्रायंगल। और एक होता है विषमबाहु त्रिभुज यानी कि स्केलन ट्रायंगल। ये तुम लोग अपने से लिख लोगे। ये होता है तीन प्रकार का। तो ये समझ में आ गया, इसका डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। अगला क्या बताओ? कोण के आधार पर। कोण के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्या बोलते हैं? अरे ये हो गया ना जी, क्या होता है? हाँ, एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ, ऐसे पहले से लिखते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। दूसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, और ट्रायंगल लिख दो, ट्रायंगल, ठीक है। और तीसरा होता है तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। यानी यह क्या होता है? इसके तीनों जो कोण होंगे, तीनों जो आंतरिक कोण होंगे, उन तीनों इंडिविजुअल यानी कि एक आंतरिक कोण का, एक आंतरिक जो कोण है, प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होता है? 90 डिग्री से छोटा होता है। क्या होता है? प्रत्येक आंतरिक कोण यदि अगर 90 डिग्री छोटा, क्या बोले हम लोग? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। बात समझ? न्यून कोण पढ़ो ना, जो 90 डिग्री छोटे होते हैं। तो एक्यूट एंगल जानते हो? एक्यूट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री से छोटा होता है। ट्रायंगल में लिखवाते हैं, पढ़ाते हैं। तो ये क्या होते हैं? ऐसे ट्रायंगल जिनका प्रत्येक कोण यानी हर एक कोण क्या होगा? 90 डिग्री से छोटा होगा। उसे क्या बोलेंगे? न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल को क्या बोलते हैं हिंदी में? तो हम लोग क्या बोलते हैं? अधिक कोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं? अधिक कोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल क्या बोलते हैं हम लोग? समकोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। हिंदी में इसे क्या बोलेंगे? न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, और ये क्या कहलाएंगे तुम्हारा? समकोण त्रिभुज, ठीक है। इस तरह से तुम्हारा ये इसके प्रत्येक कोणों का कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री से छोटा होता है। इस समय तीनों में से कोई एक कोण जो होगा 90 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा। इसमें से कोई एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। बात समझ में आया? ये सभी तुम लिख लोगे, ठीक है। इसको लिख लो फटाफट एकदम। चलो नेक्स्ट हमारा टॉपिक समझे सर्वांग समता। देखो हम लोग का 9th जो मेन हमारा जो टॉपिक पढ़ा उसका है सर्वांग समता। सर्वांग समता किसमें? त्रिभुज में। क्या पढ़ा हमने? सर्वांग समता त्रिभुज, मतलब सर्वांग सम त्रिभुज। इस तरह हम लोग को पढ़ना है। पहले हम समझेंगे सर्वांग सम क्या होता है। सर्वांग सम क्या होता है? ध्यान समझो। सर्वांग सम को अगर हम ब्रेक करें, क्या करें? सर्वांग सम को अगर हम तोड़े तो हम ये 3 शब्दों में टूटेगा। कितने शब्दों में टूटेगा? इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस। क्या बोलते हैं? ठीक है। तो हिंदी में समझ लेते एक बार, फिर अंग्रेजी में भी समझ में आ जाएगा। तो सर्वांग सम मतलब क्या होता है? 3 भाग में टूटेगा। सर्व अंग सम, सर्व अंग सम। सर्व मतलब होता है सभी, अंग मतलब तो वही भुजा अंग हो गया,
और सम मतलब समान यानी कि बराबर। यानी ऐसी आकृतियां जिनके सभी अंग एक समान हो, क्या हो, एक समान, उसे क्या बोलेंगे, सर्वांग सम। क्या बोलेंगे, सर्वांग सम। बात समझ रहा है। तो अब इतना समझ में आ रहा है कि कोई भी दो आकृति के बीच में कंपैरिजन करना है, यदि उन आकृतियों के क्या होंगे, सभी अंग बराबर होंगे, सभी अंग क्या होंगे, बराबर होंगे, तो क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम करें। जैसे हमारा एक हथेली दूसरे हथेली के सर्वांग सम है, क्या है, सर्वांग सम है, क्योंकि इसके सभी अंग इसके बराबर है। और जो भी सर्वांग सम आकृति होती है वो एक दूसरे को पूरी तरह क्या कर लेती है, ऐसे ढक लेती है। तो अगर हम ऐसे करके दिखाएं तो पीछे वाली हथेली तुम्हें दिखाई नहीं देगी। बात समझ रहा है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सर्वांग सम बने। बात समझ रहा है, ठीक। तो ये क्या होता है, एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं, ऐसा भी होता है। जैसे हमारा जो बुक होता है, किताब होता है, उसका प्रत्येक पेज दूसरे पेज का क्या होता है, सर्वांग सम होता है। क्या होता है, सर्वांग सम। देखोगे तो हर पेज क्या होता है, उसके सभी अंग दूसरे के बराबर होते हैं। जैसे अगर कोई एक ही समय का सिक्का है, एक का सिक्का है एक ही समय का, तो वो दोनों सिक्के एक दूसरे क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। क्या होते हैं, सर्वांग सम। तो सर्वांग सम लगभग एक ही के बराबर होते हैं, बस इतना हमें समझना है। यानी ऐसी दो आकृतियां, इसका परिभाषा का बताओगे तो जब कोई दो आकृतियों के सभी अंग एक दूसरे क्या हो, बराबर हो, सभी अंग क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर हो, तो हम वो क्या कहेंगे कि वे आकृतियां आपस में सर्वांग सम कहलाती है। क्या कहलाती है, सर्वांग सम कहलाती है। यानी अगर एग्जाम में आएगा क्वेश्चन के लिए कि प्रूफ कीजिए कि दोनों आकृतियां सर्वांग सम है, इसका मतलब क्या प्रूफ करना है कि उसके करस्पॉन्डिंग साइड यानी कि उसकी जो आकृति दोनों के जो भुजाएं हैं यानी अंग है उनको बराबर प्रूफ करना। क्या करना है, बराबर। तो सर्वांग सम का मतलब समझना है। सर्वांग सम का क्या बताओगे, इसका मतलब यह है कि दो आकृतियां हैं वो सर्वांग सम है, अर्थात उन दोनों के सभी अंग आपस में बराबर है। क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम। देखो समरूप का मतलब अलग होता है और सर्वांग सम का मतलब अलग रहता है। समरूप कहने का मतलब जैसे हम कहें, जैसे कोई दो हाथी लो, एक हाथी का बच्चा एक हाथी का बाप, एक हाथी का बच्चा एक हाथी का बाप, दोनों समान रूप के हैं, दोनों का रूप क्या है, समान है, लेकिन सर्वांग सम नहीं है। तो समरूप मतलब एक जैसा दिखाई देने वाला, लेकिन सर्वांग सम मतलब होता है कि उनके सभी अंग आपस में बराबर हो, क्या हो, बराबर हो। इसलिए हम विशेष करके लिखवा दें सर्वांग सम आकृति एक दूसरे को पूरी तरह क्या करते हैं, ढक लेते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम कहलाएंगे। बात समझ में आ रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे अभिगृहित, यानी कि क्या क्या ऐसे क्राइटेरिया होते हैं, क्या क्या ऐसे चीजें होती हैं जिससे हम लोग किसी भी दो त्रिभुज को सर्वांग सम प्रूफ करते हैं। यानी यह पता करते हैं कोई भी दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है या नहीं। बात समझ रहा है। चूंकि इस चैप्टर में लोग बस त्रिभुज के बारे में पढ़ना है तो सर्वांग समता किसमें पढ़ेंगे हम लोग, त्रिभुज के बारे में। हम लोग अब नेक्स्ट समझेंगे कि क्या ऐसे क्राइटेरिया होते हैं जिसके द्वारा दो त्रिभुज को हम लोग सर्वांग सम प्रूफ करते हैं। ये पूरा लिख लो इसको, ये समझ में आया बात, चलो लिख लो इसको।